हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ के लिए प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 43 है। 42 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, यूके पीसीएस हो या फिर आरएस हो, तो आप इस टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ के लिए तो है ही, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, देखिए, अभी छत्तीसगढ़ पीसीएस का फॉर्म निकला हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से जो लोग बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, वो जो है कि उसको भर दें और ये जो है कि कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखें। ठीक है, और ये टेस्ट नंबर 1 से देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखा है ऑलरेडी, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 43 तक मिल जाएगा। तो आप लोग स्टार्ट करें टेस्ट नंबर 1 से और ये 43 तक देखें, क्योंकि काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हाँ, एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ कि जो लोग छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं वो जो है कि जल्दी जो है कि फॉर्म भर देंगे। ठीक है, पीसीएस का। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और किसके बीच लड़ी गई थी? शेर शाह, महाराणा प्रताप, हेमू, नादिर शाह। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सन 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी वो अकबर और किसके बीच लड़ी गई थी? देखिए, जो हल्दी घाटी की लड़ाई थी ये जो है कि आपका 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे। ठीक है, इनका जो समर्थन करने वाले थे घुड़सवार और धनुर्धरियों, इनके और मुग़ल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो महाराणा प्रताप और अकबर की इन दोनों सेनाओं के बीच में जो है कि हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। कब? 18 जून 1576 को। ठीक है, देखिए, इस युद्ध में जो महाराणा प्रताप थे, इनकी जो है ना, इनकी तरफ से भील जातियों ने बहुत बड़ा सहयोग किया था महाराणा प्रताप की तरफ से, और महाराणा प्रताप की ही जीत हुई थी और अकबर की हार हुई थी। ठीक है, तो ये कौन है? महाराणा प्रताप। ये बी ऑप्शन आपका सही है। जाए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? अग्नाशय, प्लीहा, यकृत, थायराइड ग्रंथि। पूछा जा रहा है कि कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, तो कौन सा अंग है? तो वो है आपका अग्नाशय, यानी कि पैनक्रियाज। देखिए, ऐसा होता है कि भोजन करने के बाद जब रक्त में शुगर और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस समय उस बढ़ी हुई शुगर को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है कि इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किसने संबंधित है? जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, आचार्य नरेंद्र देव, वल्लभ भाई पटेल। देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका शुभारंभ जो है कि किनसे संबंधित है? तो देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका क्या है कि ये जो है कि गांवों के निर्माण और विकास हेतु ये कार्यक्रम है। ठीक है, देखिए, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि ग्रामीण इलाकों में विकास करना, तथा जो ये कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है किसने किया था? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। कब? 11 अक्टूबर 2014 को, और ये जो है कि जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पे शुरू किया गया था। तो ये पूछा जा रहा है कि किनसे संबंधित है? तो ये संबंधित है जयप्रकाश नारायण से। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को शुरू किया गया था 1996 में, 2001 में, 2003 में, 1999 में। पूछा जा रहा है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ये शुरू किया गया था कब? तो ये शुरू किया गया था आपका 1999 में। देखिए, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ये जो है ना, ये जो है कि 2022 की योजना है। ठीक है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ये 2022 की है, और ये जो है कि जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठन, सुव्यवस्थित और व्यापक संस्करण है ये। देखिए, पहले क्या था? जो 1999 में था वो कौन सी योजना थी? तो जवाहर रोजगार योजना। और अभी जो है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है। मतलब जो पहले
शुरू हुई थी 1999 में जवाहर रोजगार योजना। उसी का जो है कि ये क्या है, ये पुनर्गठन, सुव्यवस्थित और व्यापक संस्करण है ये जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। समझ गए। और इसको लॉन्च कब किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1999 को जो है कि इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। देखिए, ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए और उन्हें अतिरिक्त लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए ये योजना जो है कि लॉन्च किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? चौथी, तीसरी, पांचवी, छठी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है, इसकी स्थापना जो है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना के टाइम। और छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन क्या था? 1980 से 85 तक। ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन था। देखिए, कभी कभी आ जाता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे ये इसकी स्थापना की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान और क्या किया गया था? तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थी। और नाबार्ड की स्थापना जो है कि 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना की गई, ये भी छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है। अच्छा, नाबार्ड की जो है, नाबार्ड इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है कि मुंबई में है। चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो ये जो है कि 1969 से 74 तक थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं, ये 1961 से 66 तक थी। और पांचवी पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं, ये 1974 से 1979 तक थी। ठीक है। प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च, 24 अप्रैल, 8 अगस्त, 2 अक्टूबर। देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष जो पंचायती राज दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। देखिए, 73वां संविधान संशोधन हुआ था कब? ये हुआ था आपका 1992 में। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। और पंचायती राज जोड़ा गया। संविधान का जो 11वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन करके, और उसमें पंचायती राज से संबंधित चीज़ें डाली गई। ठीक है। और देखिए, ये संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को परिवर्तित हुआ था। परिवर्तित कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए क्या है कि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें कि पहली बार पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था, तो पहली बार जो है कि 2010 में पंचायती राज दिवस मनाया गया था। ठीक है। कार्डामम पहाड़ी की ओर किस नाम से जाना जाता है? पालिनी पहाड़ी, इलायची की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। पूछा जा रहा है कि कार्डामम पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो कार्डामम पहाड़ी है उस पर जो है कि इलायची बहुत होती है। ठीक है, इसलिए जो है कि इसे इलायची की पहाड़ियों के भी नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। डंकन पास पड़ता है भारत तथा श्रीलंका के बीच, बृहत अंडमान और लघु अंडमान के बीच, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के बीच। डंकन पास ये पड़ता है कहाँ पे? तो ये पड़ता है आपका बृहत अंडमान और लघु अंडमान के बीच। ये बी ऑप्शन आपका सही है। शिक्षा पर मैकाले के विवरण के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण मसौदे का श्रेय भी उनको दिया गया है। निम्नलिखित में से उस मसौदे को पहचानिए। भारतीय दंड संहिता का मसौदा, भारतीय वन नीति का मसौदा, समुद्री व्यापार नीति का मसौदा एंड जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का मसौदा। देखिए, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो शिक्षा है उस पर मैकाले के विवरण के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण मसौदे का श्रेय भी उनको जाता है। निम्नलिखित में से वो मसौदा कौन सा है? देखिए, मैकाले का जो कार्यकाल था शिक्षा का तो है ही उनके टाइम ड्यूरेशन में, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और श्रेय जाता है इनको। वो किस चीज़ का है? तो वो है आपका भारतीय दंड संहिता का मसौदा।
ये पहला ऑप्शन आपका सही है। देखिए भारतीय दंड संहिता का मसौदा और शिक्षा का मसौदा ये किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है भारतीय दंड संहिता के लिए और शिक्षा के लिए। साहित्यिक कृति शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? नेडुजेलियम, इलंगो अडिगल, सेगनन चोल, करिकाल चोल। साहित्य कृति है शिल्पाधिकारम, इसके लेखक कौन है? देखिए अगर हम बात करें शिल्पाधिकारम की तो ये जो है कि तमिल साहित्य है और ये तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में इसको जाना जाता है। शिल्पाधिकारम जो है ये तमिल साहित्य है और इसको जो है कि प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। देखिए इस महाकाव्य की रचना किसने किया था, तो चोल वंश के शासक थे कौन, सेन गुट्टवन। चोल वंश के शासक थे सेन गुट्टवन, इनके भाई जो थे इलांगो अडिगल, इनके द्वारा शिल्पाधिकारम का वो किया गया था। ठीक है, इसके लेखक जो है कि इलंगो अडिगल है। भागवत पुराण का बंगाली में एक प्रारंभिक अनुवाद कार्य हुसैन शाह की कला अवधि में हुआ था। यह अनुवाद किसने किया था? यह अनुवाद कार्य किसने किया था? श्रीकर्ण नंदी, विद्यापति, मालाधर बसु, कबींद्र परमेश्वर। पूछा जा रहा है कि भागवत पुराण का बंगाली में एक प्रारंभिक अनुवाद कार्य हुसैन शाह की कला अवधि में हुआ था और यह अनुवाद कार्य किसने किया था? तो ये किसने किया था, तो ये किए थे मालाधर बसु के द्वारा। सी ऑप्शन आपका सही है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोलाइसिस। देखिए पूछा जा रहा है कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका क्या, हाइपरग्लाइसीमिया। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए हाइपरग्लाइसीमिया कब होता है? तब होता है जब शरीर रक्त से ग्लूकोज को निकाल कर उसे ऊर्जा में नहीं बदल पाता है। क्या करता है कि शरीर जो है कि रक्त से ग्लूकोज को निकाल करके इसे ऊर्जा में नहीं बदल पाता है। क्या होता है कि उसी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए जो है कि उसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। संकटावस्था में जीवन रक्षी हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? थायराइड, पिट्यूटरी, अधिवृक्क, इनमें से कोई नहीं। संकटावस्था में जीवन रक्षी हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये होते हैं आपके किस ग्रंथि से, ये अधिवृक्क से। सी ऑप्शन आपका सही है। भावावेश या संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया के समय निम्नलिखित में से किसका श्रवण बढ़ जाता है? ऑक्सीटोसिन, वैसाप्रोसिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन। पूछा जा रहा है कि भावावेश या संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया के समय में निम्नलिखित में से किसका श्रवण बढ़ जाता है? तो किसका श्रवण बढ़ जाता है, तो ये बढ़ जाता है एड्रेनालिन का। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है, ये है आपका हाइपोथैलेमस। भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में कमी, सरकारी आय में वृद्धि। भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए तो ये किया जाना चाहिए राष्ट्रीय आय में कमी। प्रथम विश्व जलवायु मिशन आयोजित हुआ था 1979 में, 1982 में, 1987 में, 1993 में। प्रथम विश्व जलवायु मिशन ये कब आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था आपका 1979 में। देखिए विश्व जलवायु सम्मेलन ये जो है कि जनेवा में हुआ था। विश्व जलवायु सम्मेलन जनेवा में 1979 में हुआ था, ठीक है। लेकिन इसे ही प्रथम विश्व जलवायु मिशन के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन के नाम से जाना जाता है किसको? विश्व जलवायु सम्मेलन को। ये कहाँ पे हुआ था? जनेवा में हुआ था और 1979 में हुआ था। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, दामोदर।
देखिए अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जो है कि जैविक मरुस्थल कहलाती है? कौन सी नदी है? तो वो है आपका दामोदर नदी। देखिए दामोदर नदी जो है कि ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है और ये झारखंड के जो छोटा नागपुर क्षेत्र है वहाँ से निकल करके ये कहाँ जाती है? तो ये पश्चिम बंगाल में होते हुए कहाँ हुगली नदी में ये मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है और इसे इसके प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है दामोदर नदी को। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में। भारत में जो चंदन की लकड़ी है इसके वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कहाँ पे? ये नीलगिरी की पहाड़ियों में। डी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे चंदन के लकड़ी के वन बहुत ज़्यादा हैं नीलगिरी की पहाड़ी में। भारत के दक्षिण पठार पर किस प्रकार की मिट्टी का अभाव पाया जाता है? पटजाल मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी। देखिए भारत के दक्षिण पठार पर किस प्रकार की मिट्टी का अभाव पाया जाता है? देखिए दक्षिण पठार में जो है कि लाल मिट्टी, पीली मिट्टी पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है, काली मिट्टी भी पाई जाती है, लेकिन अभाव किसका पाया जाता है? तो पाटजाल मिट्टी का। ये पहला ऑप्शन आपका सही है। देखिए पाटजाल मिट्टी, ये मिट्टी में जैविक पदार्थों या चूना पदार्थों की कमी होती है और इसमें जो है कि अम्लीय तत्वों की प्रधानता होती है पाटजाल मिट्टी में। देखिए ये क्या होता है कि ऐसी मिट्टी में जो है कि कृषि उत्पादकता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? उर्वरकों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है इसमें पाटजाल मिट्टी में। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि किस रंग को ऑटिज्म विकार का प्रतीक माना गया है? नीला रंग, पीला रंग, हरा रंग, लाल रंग। किस रंग को ऑटिज्म विकार का प्रतीक माना गया है? तो इसको माना गया है आपका किस रंग को? नीला रंग को। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि भारत में काली मिट्टी के निर्माण में सहायक शैल हैं। चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, बेसाल्ट, ग्रेनाइट। भारत में जो काली मिट्टियां हैं उनके निर्माण में सहायक शैल कौन से हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 और श्री जीएस पॉइंट। टेलीग्राम पे हमारे चैनल का नाम है स्टडी विद श्री। इन सब का लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से आप कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।